गॉड, थैंक यू फॉर इन्फॉर्म। तो क्या वजह होती है जी हमारी ये करने की कि हम जो है शटल्स जो हैं उनको यूज करते हैं? क्या यूज है शटल्स का? बताया था मैंने आपको, नहीं पता? सर एटीपी प्रोवाइड करने के लिए। एटीपी तो चले बनेगा, वो तो बनेगा कहाँ भला, कहाँ बनेगा एटीपी आपका? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। हाँ जी, तो ये जो आपकी शटल्स ये क्या करते हैं, ये करते हैं कि जो आपके, अभी गौर से सुन लीजिएगा फिर आप दोबारा ना भूल जाएं कि आपके जो NADH थे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, वो आपके साइटोप्लाज्म में प्रोड्यूस हुए थे थ्रू ग्लाइकोलाइसिस। और अब वो जो NADH के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो उनको हमने शिफ्ट करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पहला कहाँ पे हो रही होती है जी? कहाँ हो रही होती है? कहाँ हो रही होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में। हाँ जी, इनर मेम्ब्रेन में। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन जो NADH है ये डायरेक्टली गुजर नहीं सकता, जो आपकी वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में नहीं जा सकता अंदर। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो जो आपके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं उनके अंदर, NADH के अंदर, कल उन जो मेरा हाथ है केमिकल कंपाउंड के अंदर ट्रांसफर किया जाए। और उस केमिकल कंपाउंड, और वो ऐसा केमिकल कंपाउंड होगा कि जो ऑलरेडी जो है ना वो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होगा, ठीक है ना। इस तरह से क्या होगा कि हमने सिर्फ जो उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, NADH जो है वो नहीं गुजर सकता माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में से, तो हमने फिर उसका हल क्या निकाला कि उसके इलेक्ट्रॉन्स हमने ले लिए। कौन लेगा? एक ऐसा कंपाउंड लेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, और इस तरह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इस तरह से आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिनको हमने अल्टीमेटली इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो उस रेफरेंस में सबसे पहली ये शटल है दैट इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल, उसे कहते हैं ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल। अच्छा, ये शटल जो है ना करवाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का ना ओवरव्यू देना चाहूंगा, ठीक है जी। उसका ओवरव्यू देने का मकसद ये है कि ये जो यहाँ पे एक मौजूद है ना आपका, ये जो एक कॉम्प्लेक्स मौजूद है, ये जो जिसके ऊपर मैं अपनी निशान लगाने वाला हूँ, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा है। ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पार्ट है, ठीक है ना। और इस पे डायरेक्टली जो है इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ट्रांसफर किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है उसके बारे में ना ओवरव्यू देना चाहूंगा, ताकि आपके ज़हन में आ जाए कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बेसिक जो है वो कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है बेसिकली आपके बुक में दी हुई है, आप अपने बुक को देख सकते हैं। ये जो पेज नंबर आपके सामने आएगा इसको आपने देखना है, और देख के आपने इसको इसमें से इसको कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा जी, तो अच्छा अब मैं बताऊंगा जी कौन सा वो जो कॉम्प्लेक्स है जिसके बारे में जो वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल के अंदर जो कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है वो ये वाला कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है। ये देखिए यहाँ पे FADH आपको नजर आ रहा है? हाँ जी नजर आ रहा है ये वाला भाई? ये नहीं नजर आ रहा? ठीक है जी, ये इसको कहते हैं सक्सिनेट
डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, जो कि सेकंड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये आपकी जो है ना ये वाली जो सारी की सारी ये इसकी इनर मेम्ब्रेन लिखा भी हुआ है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसके अंदर ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस ना एम्बेड होते हैं। पहली जो कॉम्प्लेक्स है इसको बोलते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या बोलते हैं जी, बोले पहले कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। सेकंड को बोलते हैं सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स जो है ये किसका पार्ट भी है, अभी बताया आपको, ये किस का पार्ट भी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का तो है ही है, लेकिन अभी जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल है उसके अंदर भी उसके साथ भी ये लिंक है। हाँ जी, बात समझ लग रही मेरी, यानी कि अब जो आपको मैं करवाऊंगा ना, जो मैं अभी आपको शटल करवाऊंगा उसमें जो जिस तरह से कन्वर्जन होगी आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो है ना वो DHAP में कन्वर्ट होगा और फिर इस तरह से क्या वो उसमें यही बेसिकली कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होगा, ठीक है। अभी हम वापस चलते हैं अपनी शटल के अंदर और वहां से उसको हम दोबारा से करने की कोशिश करते हैं। तो हम जी वापस आते हैं, ये आ गया। तो ये वाला कॉम्प्लेक्स वाला कौन सा कॉम्प्लेक्स बोला मैंने आपको, क्या कौन सा कॉम्प्लेक्स बोला, बोले शाबाश, ये वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा कॉम्प्लेक्स है जी, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। हाँ वेरी गुड, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। और देखें लिखा भी हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हिस्सा है, ओके, समझ लग गई है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये इंटरलिंक है, ठीक है, ये शटल के साथ। तो होता क्या जी, सबसे पहले कि आपका जो है ना आपको याद है कि DHAP हमने कहाँ बनाया था, हमने DHAP कहाँ बनाया था, एनीबॉडी, हाँ जी, DHAP हमने कहाँ बनाया था जी, सर ग्लाइकोलाइसिस। हाँ जी, ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप नंबर 5 में बनाया था, जब एल्डोलेज A ने कन्वर्ट किया था 1,3 बिस नहीं सॉरी फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को ना कन्वर्ट किया था आगे, ठीक है ना, तो उस वक्त वो बना था DHAP में और फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है, तो ये वही वाला DHAP है। तो इस DHAP को अगर हम हाइड्रोजन देते हैं, अगर हम इसको हाइड्रोजन देते हैं तो ये बन जाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, क्या बनता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट, क्या बोला मैंने, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। ठीक है ना, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व, आप जाहिर सी बात है एंजाइम इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना, इसमें एंजाइम इन्वॉल्व होगा, और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है कि DHAP को ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को DHAP में वापस कन्वर्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो तरह के एंजाइम इन्वॉल्व हैं, जो जो एंजाइम DHAP को ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, क्या बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, हाँ जी, साइटोप्लाज्मिक डिहाइड्रोजिनेज। हाँ जी, साइटोप्लाज्मिक ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, क्या बोलते हैं, हाँ जी, दोबारा बोलें, क्या बोलते हैं जी, साइटोप्लाज्मिक ग्लिसरॉल 3 डिहाइड्रोजिनेज। हाँ जी, हाँ जी,
या सिंपल से ग्लिसरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजन कहते हैं, लेकिन आप बोलेंगे साइटोप्लाज्मिक ग्लिसरोल फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने कन्वर्ट किया DHAP को ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट में, और उसने हाइड्रोजन को क्या लिया है, अंदर ले लिया अपने, ऐसे ही है। और आपको पता है कि जब हाइड्रोजन जो हैं वो जाएंगी तो अलोंग विद इलेक्ट्रॉन्स जाएंगी, ये मैं बताया था आपको ना पहले कि अब जो इसको हाइड्रोजन दिए जा रहे हैं वो अलोंग विद इलेक्ट्रॉन्स उसको चले जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब वो जो हाइड्रोजन हैं दे हैव बिकम पार्ट ऑफ ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट, ठीक है। यानी कि अब वो जो हमने हाइड्रोजन दिए हैं और इलेक्ट्रॉन दिए हैं, अब वो ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट का हिस्सा बन गए हैं। और अब ये ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट जो ना ये इजीली आपके माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को क्रॉस कर लेगा तो वो चला जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। और जब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में चला जाएगा तो फिर तो आगे आपको पता है उसकी इंटरनल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है, जहां पे क्या हो रहा है, जहां पे क्या कौन सा प्रोसेस हो रहा है जी, जहां पे कौन सा प्रोसेस होता है, हाँ जी माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये जो आपका ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट होता है ना, ये उसके कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे लॉन्च होता है, यानी कि उसके कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे जाके वो लैंड करेगा या वहां पे वो करेगा, और वहां पे जब जाएगा ना तो अपने अंदर मौजूद जो ना इलेक्ट्रॉन्स को अलोंग विद हाइड्रोजन दे देगा। क्या करेगा, क्या करेगा जी, हाँ जी, हाइड्रोजन को लॉन्ग विद इलेक्ट्रॉन दे। हाँ जी बिल्कुल ठीक हो गया। और वहां पे कौन सी चीज पड़ी हुई है जो उसको एक्सेप्ट करती है, वो है जी फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। तो क्या बोलते हैं, फ्लेविन एडेनिन फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड, एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। हाँ जी फ्लेविन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, जो कि आपका हिस्सा है सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज का। किसका हिस्सा है, हाँ जी किसका हिस्सा जी, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। कॉम्प्लेक्स का, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। हाँ जी। अच्छा जी, तो अब इस तरह से क्या होगा कि अब आपके इलेक्ट्रॉन जो है ना आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में डाल दिए, ठीक है ना, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले गए हैं, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन जब एंटर होंगे तो ये आपको मैंने जैसे बताया था, मिसाल दी थी ना कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना जब हायर से लोअर स्टेट में फ्लो करते हैं ना तो उसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि FAD जो है जो अगर वो है वो 2 ATPs देता है, ठीक है। और वही बताया था मैंने आपको कि 2 तरह की शटल होती है ना, एक शटल होती है ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल, और एक होती है मलेट अस्पार्टेट शटल, ठीक है। तो इसको अब मैं क्या कर रहा था कि जो आपकी जो अब हमने कौन सी पढ़ी है, ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल, और ग्लिसरोल 3 फॉस्फेट शटल जो है ये जब ट्रांसफर करेगी इलेक्ट्रॉन्स को इनटू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो उस वक्त वो 2 ATPs देगा, ठीक है। उसकी वजह वाला क्या है, उसकी वजह ये होती है कि हमने जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है वो 1 स्टेप बिलो किया है फ्रॉम, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे नहीं हुआ, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 2, ठीक है। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर 2 के जहां पे आपने किए, आपको याद है मैंने मिसाल दी थी आपको पोटेंशियल एनर्जी की, याद है कि नहीं याद, हाँ यस सर, याद है। याद है ना। तो वही काम है यहाँ पे हुआ कि आपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर तो किया है लेकिन वो एक स्टेप ना नीचे किया, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी जो ना एनर्जी भी वो कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब वो क्यों कम प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये जो आपका हर कॉम्प्लेक्स होता है ना,
जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स गुजरते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हर कॉम्प्लेक्स जो है वो एक पंप की तरह काम करता है, एक पंप की तरह काम करता है। जैसे आप वाटर पंप होता है, उसको आप बिजली लगाते हैं, करंट देते हैं, तो पानी को जमीन से उठा के वो ऊपर टंकी में भेज देता है, ठीक है ना। मतलब आपने मोटर से उसको एनर्जी दी है और उसने ना पंप कर दिया। लाइकवाइज हर कॉम्प्लेक्स जो है, हर कॉम्प्लेक्स जो है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो है ना वो क्या है, वो एक पंप है, ठीक है जी। हर कॉम्प्लेक्स क्या है जी, हर कॉम्प्लेक्स क्या है जी बेसिकली, हाँ जी, हाँ जी, पंप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का हर जो कॉम्प्लेक्स है वो एक पंप सिस्टम की तरह काम करता है, ठीक है ना। और पंप आमतौर पे तो पानी लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे वो क्या करता है, वो पंप जो है वो मैट्रिक्स में से हाइड्रोजन आयन को उठाता है और उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में फेंक देगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगा। आपको पता है कि आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन होती है। तो मैट्रिक्स के अंदर जो है ना ऑलरेडी आपके हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, ठीक है, आपके बहुत से हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो पंप लगे हुए हैं, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स आपको बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स लगे हुए हैं, हर कॉम्प्लेक्स ना पंप की तरह काम करता है। जब उसको हम देते हैं ना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो वो यहाँ से उठाएगा उसको हाइड्रोजन को और उसको कहाँ पंप कर देगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, यहाँ पे, ठीक है। और इस तरह से जितने इलेक्ट्रॉन आप ज्यादा देते जाएंगे उतने ही ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे इकट्ठे होते जाएंगे। और ज्यादा हाइड्रोजन यहाँ पे इकट्ठे होने का मतलब यह है कि ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, ठीक है। मेरी बात समझ लग रही है सारों को, मेरी बात समझ लग रही है? यस सर। हाँ जी, जितना, हाँ जी, हर पंप जो है ना वो मैट्रिक्स में से हाइड्रोजन को उठा रहा है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पुश करे जा रहा है। और जितना ज्यादा यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है ना पॉजिटिव आयन का, उतना ही ज्यादा आपके पास एनर्जी आ जाती है, ठीक है। पहले आपने क्या किया है, आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, कहाँ पे ट्रांसफर किए हैं, कॉम्प्लेक्सेस पे। हर कॉम्प्लेक्स ने काम किया है पंप की तरह, और उस पंप ने क्या किया है जी, मैट्रिक्स में से हाइड्रोजन उठाई है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेज दी है। और जितना ज्यादा आप हाइड्रोजन को भेजेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, उतनी ही आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज। यहां तक जिसको समय लगी है ना, मुझे जरा बता दे, मैं जरा देखना चाहता हूँ कि आपको समय लगी क्या लगी। हाँ जी, हाँ जी, बताइए, शाबाश। हाँ जी, किसको समझ लगी, बोले। सर आइए समझ। हाँ तो हिम्मत करें, बताएं जो मैंने अभी बताया। हाँ जी, जी सर। बताया, बताएं, शाबाश। सर क्या बताऊं? मैंने अभी बताया। सर आपने ये बताया कि हाइड्रोजन मैट्रिक्स में सर जो आपने बताया हम कि लोग इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्लेक्सेस को, और जब वो एक्ट वो पंप की तरह एक्ट करते हैं, और जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से हाइड्रोजन आयंस लेते हैं और उनको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ले जाते हैं। और जितने ज्यादा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। यस, ठीक हो गया ना, बहुत अच्छी बात हो गई। उम्मीद है बाकियों को भी पता लग गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि हर पंप की कितनी कैपेसिटी है हाइड्रोजन पंप करने की। तो जो पहला कॉम्प्लेक्स है जिसको मैंने बोला था NaDH डिहाइड्रोजनेज, उसकी कैपेसिटी है 4 हाइड्रोजन पंप करने की, ठीक है। इसी तरह से जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, ठीक है जी,
उसके अंदर तो बल्कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है ना उसके अंदर किसी किस्म की वो हाइड्रोजन नहीं होते, यानी कि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, ये कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर 2 है, ये यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 जो है ना वो किसी किस्म के इलेक्ट्रॉन्स जो है ना सॉरी वो हाइड्रोजन पंप नहीं करेगा, बल्कि उन इलेक्ट्रॉन्स को अगले जो है ना कॉम्प्लेक्सेस को ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम एक NADH देते हैं और NADH ने हमेशा लैंड होना है कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे, ठीक है, हमेशा कहां पे लैंड होना है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे उसने, ठीक है ना, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे लैंड होना है यहाँ पे। ठीक है, ये बात ये देखें यहाँ पे, ठीक है, हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे वो लैंड होगा। और इसी तरह से जो आपका और अगर उसमें आपकी जो शटल है ना, अगर आपकी मेलेट स्पार्टेड है ना, वो आपकी यहाँ पे आपकी, यानी कि ये देखिए डायरेक्ट आपका NADH यहाँ पे लैंड कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन अगर आपकी शटल जो है वो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल है, तो फिर वो जो NADH ऐसे लैंड तो नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो किसको देता है, किसको दे देता है जी, ये दे देता है। तो लगी इस बात की क्या कह रहा हूं मैं? हाँ जी, प्लीज रिपीट कर दें दफा। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ जी कि जो NADH है वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे लैंड करता है, ठीक है, और आमतौर पे ये जो है ना जो काम है ये करता है जी आपका मेलेट स्पार्टेट शटल करती है, ठीक है, और अगर ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल होगी तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे वो ऐड करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, लेकिन वहां पे ऐसा जो है ना NADH जो है ना वो नहीं आएगा, बल्कि वो FAD को रिड्यूस किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक NADH की देखते हैं कि वो कितनी पावर रखता है अपने अंदर, कितने हाइड्रोजन को पंप करवाता है, इसका मतलब है पहले कॉम्प्लेक्स में 4, दूसरे में 0, तीसरे में 4 और चौथे में 2। तो टोटल कितने पंप किए इसने हाइड्रोजन, एक NADH ने कितने पंप किए, 10। हाँ जी, ठीक है ना, 10 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो पंप कर दिया। ठीक है, अच्छा, अब जो इसने 10 कर दिए, तो इसी तरह से जो आपका ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किस कॉम्प्लेक्स में फेंकने होते हैं वाला बताएं? तो सेकंड वाले में। हाँ जी, वेरी गुड। अच्छा, अगर हम सेकंड नंबर से स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब है कि पहले वाले के तो हमें मिलने ही नहीं है, 4 नहीं ना मिलने, ये क्रॉस हो गया। हाँ जी, यस सर। तो कितने हाइड्रोजन मिलेंगे? 6 सर। 6। हाँ जी, ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे FAD आ जाए और चाहे अगर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पे हम लैंड करवाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो हमेशा जो है ना वो 6 हाइड्रोजन पंप करता है, जबकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे हम करते हैं ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो हमेशा 10 हाइड्रोजन को पंप करता है। अच्छा, अब हम कहते हैं जी कि ये जो आपका है NADH जो है वो बराबर है जी 3 ATPs के, और FAD बराबर 2 ATP बताया था ना आपको क्रैब साइकिल में कि NADH जो है ना वो 3 ATP देता है और FAD कितने देता है, वो देता है जी 2 ATP देता है, ऐसे बताया था मैंने आपको, बताया था? यस सर। यस सर। हाँ जी, तो उसी की कैलकुलेशन करने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो वो कैसे करता है उसका मैं उसका बताता हूँ जी कि आखिरी जो है एक कॉम्प्लेक्स आता है हमारे पास, 5वां कॉम्प्लेक्स, उसे कहते हैं ATP सिंथेस। आखिरी कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं? ATP
सिंथ आगे शायद उसकी शक्ल बनी हो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये आखिरी कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है आपको, ये वाला, इसे कहते हैं एटीपी सिंथेस। ये मुकम्मल उन्होंने आपकी दिखा दी है, ठीक है। ये क्या करता है जी कि अपने एक तरफ जिस तरह से एक डैम होता है ना, डैम का क्या मकसद, क्या काम होता है कि एक तरफ आपने पानी स्टोर कर लिया, हायर एंड पे आपने पानी स्टोर कर लिया, और फिर आप उसको गुजारते हैं एक टरबाइन के अंदर से, और फिर उसको हायर से लोअर सरफेस पे गिराते हैं। तो उससे जो टरबाइन है ना, जो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी वाटर की, वो आपके टरबाइन को मूव करती है। तो इसी तरह से आपको बताया मैंने कि जो आपने जितने भी हाइड्रोजन पंप किए थे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस वाले, आपने जितने भी हाइड्रोजन पंप किए थे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, उसको कहां से गुजारेंगे, आखिरी कॉम्प्लेक्स के अंदर से ये। और जैसे उसमें से गुजरेगा एक हाइड्रोजन, तो उसमें एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो एटीपी जनरेट करने के लिए हमें हेल्प करती है। और 1 एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए, 1 एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें चाहिए होते हैं 4H प्लस आयंस, ठीक है। मेरी बात समझ रहे हैं? एक एटीपी को बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं? 4 हाइड्रोजन आयंस। अच्छा, आप मुझे बताइए, एक NADH जो था, एक NADH जो था, उसने कितने हाइड्रोजन पंप किए थे? कितने किए थे? सर 4 नहीं नहीं, वो टोटल 10। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने आगे के जाना ना, पहले कॉम्प्लेक्स नंबर 1 पे आएंगे, वही फिर 2 पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे। तो टोटल कितने पंप करेंगे वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में? 10 करेंगे। ऐसे ही है, ऐसे करेंगे ना, ठीक है। और एक एटीपी बनाने के लिए कितने मैंने बताया आपको हाइड्रोजन चाहिए? 4 हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करें, कितना बनता है? भला आंसर आता है, क्या आंसर आता है भला आपका? 2.5। इसका मतलब है 2.5 एटीपीज बन रहे हैं। तो उसको राउंड करते हुए हम क्या कह देते हैं जी? 3 एटीपीज। लगी समझ? लगी समझ? लग गई? यस सर। जी सर। हाँ जी। यानी कि एक NADH ना, उसने टोटल हमें 10 देने हैं। तो एक एटीपी बनाने के लिए हमें चाहिए होते हैं 4 हाइड्रोजन, ठीक है। तो 10 को 4 से डिवाइड किया था 2.5। इसी तरह से एक जो आपका FAD है, FAD जो है, FADH जो था, वो कितने करता है भला? सर 6। वो है जी 6 उसको डिवाइड करें 4 से, कितना आया आंसर? 1.5। तो उसको राउंड कर लें, कितना बनेगा? 2 बन 2 जाएगा। कहते हैं कि FAD जो है वो 2 ATP के इक्वल है, और NAD 3 ATP के इक्वल है। मेरी बात की समझ लग गई है? यस सर। यस सर। अच्छा, आप कोई बंदा मुझे बताए मैंने क्या बताया? हाँ जी, शाबाश, हिम्मत करें, हिम्मत करें जी। सर हम हाइड्रोजन्स को कॉम्प्लेक्स नंबर 5 से गुजारते हैं। जब हम उसका कॉम्प्लेक्स नंबर 5 से गुजारते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, और एक एटीपी 4 हाइड्रोजन आयंस के इक्वल होता है। हाँ जी। और आगे आपने बताया कि 1 NADH जो है वो 10 के इक्वल है, और 1 एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए 4 हाइड्रोजन आयंस चाहिए होते हैं। तो 10 को 4 पे डिवाइड करें 2.5 और 3 एटीपी बन जाते हैं। और FADH के लिए 6 और 6, क्योंकि एक एटीपी के लिए 4 चाहिए होते हैं, तो इनको हम डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेट करके 2 एटीपी बन जाते हैं हमारे पास। बिल्कुल सही। और ये जो आखिरी आपका कॉम्प्लेक्स है ना, आप देख रहे होंगे जो आपका एटीपी सिंथेज कॉम्प्लेक्स है, आखिरी कॉम्प्लेक्स की शक्ल देखने हैं आप, ठीक है ना। तो ये जो इसके बने हुए ना, इसके मुख्तलिफ जो लोब्स होती हैं, तो जैसे इसमें हाइड्रोजन एंटर होता है ना, तो ये ट्विस्ट करती हैं, रोटेट करती हैं, ठीक है ना। और उस रोटेशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे हम जो फॉस्फेट है ना, जो फॉस्फेट उसको अटैच करते हैं। देखिए यहाँ पे ये आप गौर कर रहे हैं जरा, क्या है, किधर गया?
ये देखें यहाँ हाइड्रोजन निकला, तो ये फॉस्फेट पहले अलग था, यहाँ पे ये क्या हो गया, अटैच हो गया आपस में। बात मेरी समझ लग रही है? हाँ जी, सर एक बार रिपीट कर दें। मैंने कहा कि जब हाइड्रोजन गुजरता है ना आपका एटीपी सिंथेज के अंदर से, तो इसके लोब्स जो होते हैं वो रोटेट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमें एनर्जी चाहिए, यानी जो बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड बिटवीन एडीपी एंड फॉस्फेट, उसको बनाने के लिए, जो बॉन्ड को बनाने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वो जो फॉस्फेट अटैच होता है, जितनी उसको जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, जब उसको तोड़ेंगे उतनी एनर्जी हमें मिलेगी, ठीक है ना। इस तरह से हमारा एटीपी प्रोड्यूस होता है और फिर इसको आगे भेज दिया जाता है जहां पे इसने काम करना होता है। समझ लगी मेरी बात की? सर ये रोटेट क्यों करेगा? हाइड्रोजन की कोई एनर्जी होती है जो इसे रोटेट करवाती है? हाँ जी, इसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसपे अभी भी साइंटिस्ट को कुछ कंट्रोवर्सीज हैं, कुछ साइंटिस्ट उसमें एग्री करते हैं, कुछ नहीं करते, तो उस इसीलिए मैं इसको उस डिस्कशन में नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर 5 है, इसका जो स्ट्रक्चर है अभी भी कंट्रोवर्सी का शिकार है, उसमें साइंटिस्ट को कुछ ना शक है, लेकिन सारे इस बात पे एग्री हैं कि जब इसमें से हाइड्रोजन गुजरता है तो इसके अंदर जो ट्विस्ट रोटेशन होती है ना, उसकी वजह से एनर्जी जो होती है उससे फॉस्फेट अटैच किया जाता है आपके एडीपी के साथ, और जिसकी वजह से वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। सर ये सेकंड कॉम्प्लेक्स पे आपने कहा कि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं जीरो, होता, बिल्कुल सही कहा। यहाँ पे FADH2 यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दे तो रहा है, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों नहीं होते? नहीं दे ये जो रहा, 2 हाइड्रोजन दे रहा है, नहीं, वो बेसिकली उसने मतलब जो है ना एफएडीएच जो है ना वो हुआ है, वो जब उसको हमने दिया ना एफएडी, तो एफएडी में वो शिफ्ट हो गया, वो जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट थी ना, उसने क्या किया था, उसने एफएडी को एफएडीएच में कन्वर्ट किया था, उसने उल्टा काम किया था, गौर कीजिएगा जाके वापस, ठीक है। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट ने क्या किया था, इसको इसमें कन्वर्ट किया था, क्योंकि उसके बाद ऑलरेडी क्या थे, हाइड्रोजन मौजूद थे। और ये वाली जो आ रही है ना FADH, ये कहां से आ रही है? ये आ रही है क्रेब्स साइकिल से। क्रेब्स साइकिल में आपको याद होगा कि हमने वो सक्सीनेट डिहाइड्रोजनेज जो था, जब सक्सीनेट को हमने हाइड्रोजन निकाला था, तो वहां पे ये FADH प्रोड्यूसर हुआ था, ये वही वाला कॉम्प्लेक्स है, ये वही वाला FADH है। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? हाँ जी, यस सर। हाँ जी, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जैसे अब ये अब क्रैब साइकिल हो रहा है, जैसे ये क्रैब साइकिल हो रहा है, तो उस जैसे क्रैब साइकिल अगर हो रहा है तो उसका जो चीजें इसके साथ भी मैच हो रही है, इसके साथ भी वो जो FAD प्रोड्यूस हुआ था वो इसमें डायरेक्ट चला गया। मेरी बात समझ आ गई आपको? क्योंकि हर चीज जो ना आपस में इंटरकनेक्टेड है, ETC हो गया, क्रैब साइकिल हो गया, ठीक है। इसके बाद हम अगर बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे उसमें भी ऐसे इंटरकनेक्टेड है आपस में सारी चीजें। एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स। मेरी बात समझ लग रही है आपको? हाँ जी, यस सर। अच्छा, ये आपकी जनाब ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट आपने आज कर ली है, जिसमें हमने क्या किया है कि और अभी हमने क्या किया था कि DHAP को ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट शटल में ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया था। जब ये जाएगा ना अंदर, यहाँ पे ये जो काम हो रहा है, FAD को FADH2 में कन्वर्ट कर रहा है, FAD को FADH2 में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हम कौन सा इन्वॉल्व है, उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल, क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो एंजाइम का नाम सेम है, बस उसकी ना ओरिजिन की वजह से उसको नाम दे दिया साइटोप्लाज्मिक या माइटोकॉन्ड्रियल। तो इसने अब जो उसके पास हाइड्रोजन मौजूद थे ना, उसने किसको दे दिए हैं भला? किसको दे दिए हैं भला? किसको दे दिए हैं? इलेक्ट्रॉन्स वगैरह किसको दे दिए हैं? किसको दे दिए हैं? किसको दे दिए हैं?
इसको दे दिए। हाँ जी, बोलते नहीं है। समझ सर लगी? इस चीज का हमें फायदा होगा या नुकसान होगा? फायदा ही हो रहा है। एनर्जी मिल रही है। हाँ जी, एनर्जी मिलेगी बिल्कुल। ये मुख्तलिफ सूरत हाल में मुख्तलिफ सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर ना मुख्तलिफ तरह की जो शटल्स है ना वो काम करती हैं। यानी कि कभी ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल चलेगी, कभी मलेट एस्पार्टेट शटल चलेगी। वो आपको बाद में कंडीशन बता दूंगा कि कौन सी कंडीशन जो है ना उसके अंदर ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट चलती है और कौन सी कंडीशन में मलेट एस्पार्टेट चलती है। ठीक है जी, ओके सर। यहाँ तक सारा क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन पूछना पूछ लें। टाइम आपके पास रह गया जी 1 मिनट। सर मुझे सर, 2 डाउट हैं अभी भी। हाँ, एक तो वो जो क्रेब साइकिल से FADH2 आ रहा है उसे आगे कैसे प्रोसेस करना है वो समझ नहीं आया। और सेकंड नंबर पे ये कि NADH के साथ जब भी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे ला रहा है